नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरुषि अन्वेषण। आज के पूर्व की क्लास में हम सभी लोग मेघदूतम के 1 से लेकर के 20 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और उसे भली भांति समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग श्लोक संख्या 21 से उसके आगे का अध्ययन करेंगे। और कहा जाता है कि हर समय नदी की धार, हर समय नदी की धार सब इसमें बह जाया करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना अलग इतिहास बनाया करते हैं। तो अपना अलग इतिहास बनाना है, कुछ करके दिखलाना है, समाज में कुछ नाम कमाना है, तो जी जान से अपने लक्ष्य में डटे रहिए, लगे रहिए और उसमें सफल होकर के अपना आप इतिहास में नाम दर्ज करा दीजिए। आइए इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आगे का श्लोक। तो श्लोक संख्या 21 है, नीपम दृष्ट्वा, नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरैः अर्धरूढैः आविर्भूत प्रथम मुकुलाः कंदलिश्च अनुकच्छम् जग्ध्वा अरण्येषु अधिक सुरभिं गंधम आग्राय च उर्व्याः सारंगाः ते जललवमुचः सूचयन्ति मार्गम। यहाँ से पकड़िए, जल लवमुच यही करता है। जल लवमुच जल की बूंदों को बरसाने वाला, छोड़ने वाला। हे मेघ, ते तुम्हारे मार्गम माने मार्ग को, सारंगाः सूचयन्ति तुम्हारे मार्ग को सारंग सूचित करेंगे, बताएंगे। यही जो पंक्ति है इसको पकड़ लीजिए, यही सब काम हो जाएगा। जललवमुच वर्षा की बूंदों को बरसाने वाला यानी वर्षा करने वाले। ते मार्गम तुम्हारे मार्ग को, सारंगा सूचयन्ति सारंग सूचित करेंगे, सारंग बतलाएंगे। ये पंक्ति, इस पंक्ति कर्ता कौन हो गया? कौन सूचित करेंगे? सारंगा। तो सारंग हो गया कर्ता। जललवमुच वर्षा की बूंदों बरसाने वाले। ते जललवमुच ते तुम्हारे मार्ग को, ये किसके लिए आया पंक्ति? ये मेघ के लिए आया। जललवमुच ते मार्गम सारंगा सूचयन्ति कि जल की बूंदों को बरसाने वाले तुम्हारे मार्ग को सारंग सूचित करेंगे, बतलाएंगे। अब यहाँ पे सारंग पद जो आया है, ठीक है, सारंग, सारंग का यहाँ पर कई अर्थ। एक तो होता है भ्रमर, ठीक है, एक होता है मृग या हिरण, और एक होता है हाथी, हाथी भी होता है। तो सारंग के यहाँ पर 3 अर्थ हैं, भ्रमर, मृग और हाथी। तो हे मेघ तुम्हारे मार्ग को सारंग सूचित करेंगे। आप कैसे सूचित करेंगे ऊपर देखते हैं। नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम, एक साथ, हरित कपिशम नीपम दृष्ट्वा, हरित और कसैले कपिश कदम वृक्ष को देखकर, और अर्धरूढ़ई है, केसरई है, आधे उगे हुए केसर को देख करके, उसको खा करके, और आविर्भूत प्रथम मुकुला, प्रथम पहली बार निकले हुए, अनुकच्छम माने दलदली भागों में, कंदलिश केलों को खा करके, केलों के थालों को, केलों के मुलायम डंडलों को खा करके, जग्ध्वा माने खा करके, और अरण्येषु वनों में, अधिक सुरभि अत्यधिक सुगंधित, उर्व्याः पृथ्वी के, गंधम आघ्राय गंध को सूंघते हुए, उसका स्वादन लेते हुए, जललवमुच
ते मार्गम सारंगा सूचयन्ति। वर्षा को बरसाने वाले, वर्षा की बूंदों को बरसाने वाले हे मेघ तेरे मार्ग को सारंग सूचित करें। ठीक है, तो नीपम दृष्टवा हरित कपिशम, हरित और कपिश रंग के कदम वृक्ष को देख करके, उसको खा करके, केसरी अर्धरूढ़, आधे उगे हुए केसर वृक्षों को खा करके, केसर को खा करके, आविर्भूत प्रथम मुकुला, अब पहली बार निकले हुए, अनुकच्छा माने दलदली, दलदली भागों में पहली बार निकले हुए, दलदली माने केला, ठीक है, केले को खा करके, जगह ने खा करके, अरण्येषु अधिक सुरभि, और वनों में अधिक सुगंधित, उर्व्या गंधम आघ्राय, पृथ्वी के गंध को सूंघ करके, उसको सुगंध, उसका स्वादन लेकर के तुम्हारे मार्ग को सारंग सूचित करेंगे। अब देखिए, नीपम, हरित कपिशम किसका विशेषण है? नीपम। तो हरित कपिशम नीपम जगधवा, हरित और कपिश रंग के कदम को खा करके, उसका सुगंध ले करके, तो हरित कपिशम नीपम में किसका आरोप हो जाएगा? भ्रमर का। यहाँ पे सारंग का मतलब हो जाएगा भ्रमर, ऐसे समझिए। और अर्धरूढ़, आधे उगे हुए केसर वृक्षों को खा करके, तो केसर खाते हैं मृग की हाथी, तो इन दोनों में केसरी और हरित कपिशम नीपम दृष्टवा भ्रमर के लिए पकड़ लीजिए कि भ्रमर इसका सुगंध लेकर के और इसको खा करके तुम्हारे मार्ग को सिद्ध करेंगे। और अनुकक्षम, दलदली भागों में जो केले के वृक्ष हैं, जो केला ताजा ताजा निकला, प्रथम मुकुला, आविर्भूत प्रथम मुकुला, अनुकक्षम दलदली, दलदली भागों में अभी पहली बार निकले हुए केले को खा करके, जो केले के थाल होती है, जो उसका कली होता है, उसको खा करके, तो इसको खाएंगे। यहाँ पे लीजिए मृग, ठीक है, हिरण, सारंग माने हिरण, और अधिक सुधीम गंध, उर्व्या गंधम आघ्राय, जो हाथी होते हैं वो दलदली भाग में अपने सुरों से कीचड़ को हटा करके उस पृथ्वी के सुगंध को सूंघते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो ये जो पद है अरण्येषु अधिक सुरभिम गंधम आघ्राय उर्व्या, ये हो जाएगा हाथी के लिए। ठीक है, इस प्रकार भ्रमर, मृग और हाथी तीनों के लिए पंक्तियां पकड़ लीजिए। इस प्रकार जो मृग है, भ्रमर है, मृग है और हाथी है, कि तुम्हारे मार्ग को जल मुचन, हे मेघ तुम्हारे मार्ग को ऐसे सारंग सूचित करेंगे, मतलब। तो अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले नीपम, तो नीप में तस् विकार सूत्र से यहाँ पर अड़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। नीप, और नीप माने होता है कदम वृक्ष, और कदम वृक्षों पर भ्रमर ज्यादा मंडराते हैं, उसके रस को चूसते हैं, उसका आस्वादन लेते हैं। हरित कपिशम, हरित कपिश कमधार, हरितम च तत्कपिशम, यहाँ पर कमधारय समास बन जाएगा, हरित कपिशम में कमधारय समास हो जाएगा। अर्धरूढ़, अर्धम अर्धरूढ़ातई, सुषुपा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्धरूढ़ कौन समास है? सुषुपा, जो थोड़ा अलग होता है, उसका पूछने चांस ज्यादा होता है। तो अर्धरूढ़, अर्धम रूढ़ा, अर्धरूढ़ तई, सुषुपा समास बनेगा। तो अर्धरूढ़ में कौन समास है? सुषुपा समास है। आविर्भूत प्रथम मुकुला बहुब्रीहि समास है, आविर्भूता प्रथम मुकुला यासाम ता बहुब्रीहि समास है। ये किसके लिए आया है? केले के लिए आया है। सारंगा, सारंगी अंगानी येषाम ते, बड़े सारंगा, और बहुब्रीहि समास है। सारंगा में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। श्री, अंगज और अड़ प्रत्यय है। तो सारंगा में कौन सा प्रत्यय? अड़ प्रत्यय, श्री, अंगज और अड़ प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा। अधिक सुरभिम,
अधिकम सुरभितम, सुप्सुपा समास यहाँ पर भी है। तो अर्धरूढ़ में सुप्सुपा है और अधिक सुरभि में सुप्सुपा समास है। जल मुच पुरुष समास है। जल मुच क्विप प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार क्विप प्रत्यय वाला पूछा था एक तो जल मुच और क्विप, जल की बूंदों को बरसाने वाले, जल मुच क्विप प्रत्यय यहाँ पर ऊपर तत्पुरुष समास है, क्विप प्रत्यय है। सुचयंती, सुच धातु है, अडिच प्रत्यय, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार, सॉरी लिट नहीं लट, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सुचयंती सूचित करेंगे, सॉरी सुचयिष्यंती है, ये लिट लकार है। सुचयिष्यंती सूचित करेंगे, तो सुच ऋच लिट प्रथम पुरुष बहुवचन। अब मेघ के मार्ग को कौन सूचित करेंगे, तो सारंग। सारंग से क्या अभिप्राय यहाँ पर, तो सारंग से अभिप्राय है भ्रमर, मृग और हाथी। कदम वृक्ष पर कौन मंडराएंगे, भ्रमर, और केले को कौन खाएंगे, मृग, और पृथ्वी के गंध को कौन सूंघेंगे, हाथी। इस प्रकार से सारंग, मृग और हाथी ये तीनों मेघ के मार्ग को सूचित करेंगे इन द्वारा। और जगध्वा में, जगध्वा मैंने खाकर तो प्रत्यय है, अज प्लस त्वा बनेगा जगध्वा, ठीक है। तो इतने प्रश्न यहाँ से इस, और कंदली माने क्या होता है, केला, कंदली माने केला, यहाँ लिखा हुआ है केला, ठीक। अनुपक्षम दलदली भाग या दलदल, दल, ठीक है, दलदल। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे परीक्षा के, ठीक है। सारंग कर पूछे तो ये मृग, हिरण्य, भ्रमर, जैसा आपको ऑप्शन दे तीनों होता है, जो भी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, 22वां श्लोक है, अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान, अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान। तो चतुरान, इसका विशेषण है चातकान। तो अम्बु, अम्बु माने जल, अम्बु माने जल। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान, जल की बूंदों को ग्रहण करने में चतुर चातकों को, वृक्ष मारा माने देखते हुए, सानस प्रत्यय है, ठीक है। तो जल की बूंदों को ग्रहण करने में चातकों को विषमारा में देखते हुए, देख करके, और श्रेणी भूत पंक्तिबद्ध हुई परिगणना, गणना के लिए निर्देशन तो बलाका, तो गणना के लिए अंगुली द्वारा निर्देश करते हुए श्रेणी भूता बलाका, पंक्तिबद्ध बगुनियों को देख करके, स्वयं आसाध्य तुमको प्राप्त करके, अर्थनित समय, गर्जन के समय, अर्थनित मतलब गर्जन, ठीक है, अर्थनित माने मेघ, तो हे मेघ तुमको प्राप्त करके, कब, असनित समय, गर्जन समय, मान जयंती बहुत सम्मान देंगे, बहुत तुमको थैंक यू करेंगे, कौन, सिद्धार्थ, सिद्ध पुरुष। क्यों थैंक यू करेंगे, क्यों धन्यवाद देंगे सिद्ध पुरुष मेघ को, शोध कंपानी, उस कंपनी के साथ, प्रिय सहचरी, अपनी प्रियतमाओं के, प्रिय सहचरियों के, माने विलास पूर्वक किए गए आलिंगिता ने, आलिंगन को प्राप्त करके, मतलब जब मेघ आकाश से जाता रहेगा, मादा बगुलियां जो सब है आकाश में पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रही होंगी, उस समय उसका आनंद ले रही होंगी, और जो सिद्ध लोग हैं अपनी प्रियतमाओं को, अपनी प्रेयसियों को उंगली द्वारा निर्देश करके, देखो कितने अच्छे सुंदर बगुलियां लग रही हैं पंक्ति जाती हुई, उसको दिखला रहे होंगे, और उसी समय मेघ का घोर गर्जना होगा। तो जो सिद्ध पुरुषों के जो प्रियतमाएं हैं, प्रेयसियां हैं, वो चपक करके गले लग जाएंगे, गाढ़ा लिंगन कर लेंगे अपने अपने प्रियतमाओं को, प्रियतमों को, सिद्ध पुरुषों को, जिससे कि सिद्ध पुरुषों को काफी
अच्छी अनुभूति होगी और हम मेरे को कहेंगे थैंक यू। तो ये कल्पना यहाँ पर है। तो अब बिंदु ग्रह चतुरान चातकान विस्मार, जल की बूंदों ग्रहण करने में चतुर चातकों को देखते हुए दिखलाते हुए, और सिद्धार्थ जो सिद्ध पुरुष है गणनया गणना के लिए, किसके श्रेणी भूता बलाका पंक्तिबद्ध बगुनियों के परिगणनया गणना के लिए उंगली से दिखलाते हुए गिनते हुए निर्देशंतो उंगली द्वारा निर्देश करते हुए, और अर्थनित समय गर्जन के समय त्वाम आसाद्य तुमको पा करके सिद्धार्थ सिद्ध पुरुष माने संधि बहुत सम्मान देंगे, क्योंकि शोध कंपानी कांपती हुई उत्कंप के साथ अपने प्रिय सहचरियों के विलास युक्त आलिंगन को पा करके जो सिद्ध लोग हैं गर्जन के समय तुमको बहुत सम्मान देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका हो गया सामान्य अर्थ। आप देखते हैं से क्या क्या प्रश्न परीक्षाओं में बन सकता है, पूछा सकता है। तो जल की बूंदों को ग्रहण करने में कौन चतुर है? चातक। तो चातकान चतुरान विशेषण विशेष्य है। चातक चातक कैसे हैं? चतुर है। तो जल की बूंदों ग्रहण करने चतुर है चातक। वृक्ष मालन कौन सा प्रत्यय है? सानक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? सानक प्रत्यय। तो आसाध्य, सॉरी पहले इसको लेते हैं। श्रेणी भूता माने पंक्तिबद्ध, हाँ इसको देखिए। बलाका, बलाका मैंने कहा है बगुलियां, ठीक है। और त्वाम आसाद में त्वाम पद से किसका बोध है? मेघ का। आश्रित गर्जन, मेघ को कौन लोग सम्मान देंगे? सिद्ध लोग। अब मेघ को सम्मान क्यों देंगे? कि अपनी प्रियतमाओं के विलासपूर्वक आलिंगन को प्राप्त करने के कारण, ठीक है। सोत्कंपानी में बहुब्रीहि समास है उत्कंपा के साथ, ठीक है। तो ये कुल 2-4 प्रश्न ऐसे बन जाएंगे। तो अम्बो बिंदु ग्रह चतुरान किसका विशेषण है? चातकान का विशेषण है। वृक्षमाला में सानज प्रत्यय है, ठीक है। श्रेणी भूता, श्रेणी भूक, ठीक है, ची प्रत्यय। श्रेणी च्वी भूक श्रेणी भूता। परिगणना, गणना के लिए परिगण युच टाप, तो परिगणना में युच प्रत्यय ध्यान दीजिएगा, और इसलिए में टाप हो गया है। मानस्यंती, मान रिच लिट प्रथम पुरुष बहुवचन, सम्मान देंगे, बहुत अधिक सम्मान देंगे, ठीक है। तो मान रिच लिट प्रथम पुरुष बहुवचन। सोत्कंपानी बहुत इंपॉर्टेंट, उत्कंपा सहितान, उत्कंपा के साथ बहुब्रीहि समास है। श्रेणी भूता में ची प्रत्यय है, और एक चातकान में विशेषण विक्षमाणे में सानक प्रत्यय है, ठीक है। ये सभी कुछ प्रश्न है यहाँ से जो बने। और अस्तरित माने क्या होता है? गर्जन होता है। और इस पद का, इस पूरे श्लोक का कर्ता कौन है? सिद्धा। सिद्ध लोग में को वो सम्मान देंगे, क्यों? और सिद्धों द्वारा सम्मान देने का कारण है कि अपने प्रियतमाओं के विलासपूर्वक आलिंगन को प्राप्त करना। तो काव्य कारण काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यदि अलंकार पूछेगा तो क्या बताएंगे? काव्यलिंग अलंकार, ठीक। अब बलाका माने बगुलियां, पंक्तिबद्ध बगुलियों को कौन दिखला रहे हैं उंगलीबद्ध करके? सिद्धा, सिद्ध लोग, ठीक है। यही सब है, ज्यादा यहाँ कुछ बनेगा नहीं विशेष। आगे चलते हैं। श्यामे द्रुतम अपि सखे मत प्रियार्थम यासु, कालक्षेपम ककुक सुरभो पर्वते पर्वते ते, शुक्ला पांगय सजन नयनये स्वागते कृत्य एका, प्रत्युद्यात कथम अपि भवान गंतुमाशु विवस्येत्। देखिए, करे उत्पत्ति श्यामे द्रुतम अपि सखे, ये मेघ के लिए है कि हे मेघ, हे सखा, मत प्रियार्थम यासो, मेरे प्रिय कार्य को करने के लिए जाने के इच्छुक। यासो माने
जाने के इच्छुक या जाने का इच्छुक कौन है? में क्रिया है। मत प्रियार्थम में जो मत है वो किसके लिए है? यक्ष के लिए है। मेरे प्रिय कार्य को करने के लिए या ईश्वर जाने के इच्छुक सखे हे मित्र उत्पत्स्यामि द्रुतम अपि, मैं तुम्हारे द्वारा शीघ्र जाने की कल्पना करता हूं कि मेरे प्रिय कार्य को तुम पूरा करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करोगे और जल्दी से जाओगे। और काल क्षेप तो अपना समय कहाँ बिताओगे? थक जाने पर आराम कहाँ करोगे? तो ककुब सुरभव, ककुब माने अर्जुन पुष्प से सुगंधित युक्त, ककुब माने यहाँ पर अर्जुन पुष्प, अर्जुन पुष्पों से युक्त पर्वते पर्वते प्रत्येक पर्वत पर ते तुम्हारे काल क्षेप उत्पत्स्यामि समय यापन की मैं संभावना करता हूं। तो पूरा अर्थ इस प्रकार हो जाएगा कि मत प्रियार्थम यासो, मेरे प्रिय कार्य को पूरा करने के लिए जाने के इच्छुक सखे हे मित्र ककुब सुरभव अर्जुन पुष्प से सुगंधित पर्वते पर्वते प्रत्येक पर्वत पर ते काल क्षेपम उत्पत्स्यामि तुम्हारे समय यापन की या आराम करने की मैं संभावना करता हूं। ठीक है, ते किसके लिए आप है? ते जो है वो मैं के लिए है, आपके। और शुक्ल पांगई है, शुक्ल नेत्र अपांगों वाले, शुक्लापांग कहते हैं मोर को। मोर के नेत्र का जो अपांग भाग होता है वो सफेद होता है, इसलिए शुक्ला पांगे। शुक्ल नेत्र अपांगों वाले यानी मोर सजल नहीं है। तो सजल नहीं कौन है? शुक्ला पांगे। सजल नेत्रों मोर के द्वारा स्वागती कृत्य तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। और किससे? केका ध्वनि से। मोर की ध्वनि को केका कहते हैं। तो शुक्ल सजल नेत्रों जो मोर हैं अपने केका ध्वनि से तुम्हारा स्वागत करेंगे। और प्रत्युद्यात उद्यत होकर के कथम अपनी किसी भी प्रकार से भगवान माने आप, गंतु माने जाना, आंसू माने शीघ्र ही व्यवस्था उद्योग करिएगा। इस प्रकार से आराम कर लेने के बाद आप शीघ्र गति से भगवान माने आप, आंसू माने जल्दी ही गंतु व्यवस्थित जाने के लिए प्रयास करिएगा। मतलब थक जाने पर अर्जुन पुष्प से युक्त पर्वतों पर आराम करिएगा, लेकिन ज्यादा मत आराम फरमाने लगिएगा, नहीं तो मेरा कार्य विलंब हो जाएगा और मेरी अक्षरी बेचारी मर जाएगी। इसलिए थोड़ा आराम करके और नदियों से जल लेते हुए आप शीघ्र ही आगे जाने के लिए उद्योग करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, प्रत्युद्यत होकर किसी प्रकार से भगवान माने आप शीघ्र ही जाने के लिए व्यवस्थित माने उद्योग करिएगा, यह उद्योग किया जाना चाहिए आपके द्वारा। ठीक है, अब देखिए सखे किसके लिए है? मित्र के लिए आया है। मत प्रियार्थम मेरे प्रिय कार्य को, यहाँ मत से किसका तात्पर्य है? यश का। और यातो मैंने जाने के इच्छुक कौन है? मेघ है। ककुब सुरभम, ककुब होता है अर्जुन पुष्प। अर्जुन पुष्प का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। अर्जुन पुष्प का रंग होता है सफेद, ध्यान दीजिएगा। अब ते किसके लिए है? मेघ के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। शुक्ला पांडु माने क्या होता है? मोर होता है। सजल नहीं जिसका विशेषण है शुक्ला पांडे का तृतीया दोनों में है विशेषण विशेष। तो सजल नेत्र वाले कौन है? मोर है। अब मोर की ध्वनि को क्या कहते हैं? केका कहते हैं। मेघ का स्वागत कौन करेंगे अपनी केका ध्वनि से? मोर करेंगे। ठीक है, अब भगवान पद से यहाँ किसका बोध हो रहा है? ये मेघ का बोध हो रहा है। यहाँ किसी प्रकार से आगे जाने के लिए उपयोग करिएगा। ये कारक रूप है, विधिलिंग का रूप। ठीक है, तो ये सब यहाँ से प्रश्न आपको बच जाएंगे। ठीक है, विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन, क्योंकि भगवान है, भगवान प्रथम पुरुष में होता है संस्कृत में। तो इतने प्रश्न यहाँ बन जाए। और कुछ देख लेते हैं। यासो जानने की इच्छा करने वाला कौन है? मेघ है। अब केका, मोर की ध्वनि को केका कहते हैं। शुक्ल पांडे, ये ध्यान है रखिएगा, शुक्ल पांडे मोर होता है।
शुक्ल अपांगव एसाम तय बहुब्रीहि समास है। शुक्ल अपांगव एसाम तय बहुब्रीहि समास है, जिसके दोनों नेत्रों के अपांग भाग क्या है, सफेद है, इसलिए शुक्ल हो गया है, अपांगव हो गया है, एसाम तय बहुब्रीहि समास। सजल नयने बहुब्रीहि समास है भी है। सजले नयने एसाम तय सजल नयना, सजले नैने यथाम पे बनेगा सजल नैना, और तृतीय पुरुष तय लग जाएगा और जगह सजल नैने है, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। स्वागते कृत्य, स्वागत च्वी क्रिय त्वा प्रत्यय, स्वागत च्वी क्रिय त्वा, स्वागते कृत्य बन जाएगा। और व्यवस्थित माने उद्योग किया जाना चाहिए, बी अवशो विधिली प्रथम पुरुष एवचन रूप है व्यवस्थित, ठीक है, उद्योग किया जाना चाहिए, उद्योग करिएगा। इस प्रकार से इतने सारे प्रश्न यहां से बन जाएंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है पांडु छाया उपवन वृत्तियां केतक सूची भिन्न है, निरारंभ गृहबली भुजा आकुल ग्राम चैत्या, त्वयि आसन्ने परित फल श्याम जम्बू बनाता, संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशहरा। ये पकड़ लीजिए, दसार 10 प्लस ऋण बनेगा दसार। यहाँ पे ये वृद्धि संधि है, गुण का क्वाद वृद्धि, अ प्लस री और होना चाहिए लेकिन आर हो जाता, दसार वृद्धि संधि है, गुण का क्वाद। तो दशहरा, दशहरा ऐसा हो जाएगा, दशहरा प्रदेश जो है वो ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पांडु छाया उपवन वृत्तिया, केतकी सूची भिन्न है, केतकी के पुष्पों से युक्त पीली छाया वाला, केतकी सूची भिन्न है, पूरा लेंगे साथ कि पांडु छाया उपवन वृत्तिया केतकी सूची भिन्न है। केतकी पुष्पों से मतलब खिले हुए केतकी पुष्पों के द्वारा पांडु छाया, पीली छाया वाला, हल्का पांडु रंग की छाया वाला उपवन वृत्तिया, जिसके सब बाग बगीचे हो जाएंगे, ठीक है। और केतकी पुष्प का रंग सफेद होता है, इसका रंग पांडु होता है, जो हल्का सफेद या पाउडर जैसा कलर होता है, हल्का पीला और सफेद पांडु। तो केतकी सूची भिन्न है, केतकी पुष्पों के खिलने से, विकसित होने से, ठीक है, पांडु छाया, हल्की पांडु छाया, पीली छाया वाला हो जाएगा कौन, दशहरा पर्व। तो पांडु छाया उपवन वृत्तियां है, जिसके बाद बगीचे हल्के पीली छाया वाले हो जाएंगे, दशहरा का पांच विशेषण, ठीक है। कि दशहरा प्रदेश के जो बाग बगीचे हैं केतकी पुष्पों से युक्त हो जाएगा। केतकी पुष्प कैसा होता है, पांडु रंग का होता है, यानी पांडु रंग की छाया से युक्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा विशेषण लीजिए, नीडा रंभई है, नीडा मतलब घोंसला, बने हुए घोंसलों से युक्त हो जाएगा, कौन, गृह भुजाम, गृह बलि भुजाम, गृह की बलि खाने वाले अर्थात कौओं, कौआ से आकुल माने व्याप्त, ग्राम चैत्या गांव के गलियारे। तो गृह की बलि खाने वाले अर्थात कौओं से युद्ध हो जाएगा गांव का गलियारा या चौराहा है। नीडा रंभई है, गृह बलि भुजाम आकुल ग्राम चैत्या, तो घर की बलि को खाने वाले अर्थात कौओं के घोंसलों से युक्त हो जाएगा, जिसके गांव और गलियारे, मतलब ग्राम चैत्य होता है गली या चौराहा, ठीक है, चौराहा अथवा गली, मतलब जो दशहरा प्रदेश है उसके चौराहे या गलियों में जो कौवे होंगे वो घोंसले बनाकर रह रहे होंगे। अब कौवे हैं कैसे, गृह बलि भुजाम, घर की बलि को खाने वाले, ठीक है। तो गृह बलि भुजाम नीडारंभई आकुल ग्राम चैत्या, घर की बलि को खाने वाले
ऐसे घोंसलों से युक्त उस दशा प्रदेश का कि ग्राम के क्षेत्र माने गलियारे या चौराहे हो जाएंगे। मतलब दशा प्रदेश के गलियारों अर्थात चौराहों पर गलियों में जो पक्षियां हैं घोंसले बनाकर रह रहे हो, ऐसा दशा प्रदेश। तो हो गया दूसरा विशेषण हो गया। और तीसरा है तुम आसन्ने, तुम्हारे आ जाने पर, तुम्हारे छा जाने पर, तुम्हारे समीप में होने पर, परिणत फल श्याम जम्बू बनाता, परिणत फल पके हुए फलों वाला हो जाएगा। किसके फलों से युक्त है? श्याम जम्बू बनाता, काले काले पके हुए जामुन के फलों से युक्त हो जाएगा। कौन? दसाड़। कोई आसन्य, यहाँ पर यह संधि हो गया है, तुम्हारे आ जाने पर, तुम्हारे छा जाने पर काले काले पके जामुन के फलों से युक्त हो जाएगा। कौन? दसाड़ प्रदेश। तीसरा विशेषण, ठीक है। और कैसा हो जाएगा? संपत्स्यन्ते हो जाएगा, कतिपय दिन अस्थायी हंसा, कुछ ही दिन ठहरे हुए हंसों वाला हो जाएगा। कुछ ही दिन ठहरे हुए हंसों वाला दशा प्रदेश हो जाएगा। ये चौथा विशेषण। 23 श्लोक में बस यही बताया गया है कि तुम्हारे आने पर दशहरा प्रदेश कैसा हो जाएगा। तो 4 प्रकार हो जाएगा। पहला कि केतकी सूची भिन्न पांडु छाया केतकी पुष्पों के विकसित होने से, खिलने से पीली छाया वाले जिसके बाग बगीचे हो जाएगा। दूसरा बताए कि गृह बलि भुजाम आकुल ग्राम चैत्या निडारम में, गृह बलि भुजाम घर की बलि खाने वाले ऐसे कौओं के घोंसलों से युक्त हो जाएगा जिनके गांव के गलियां चौराहे। दूसरा विशेषण। तीसरा कोई आसन है तुम्हारे छा जाने पर क्या होगा? परिणत फल श्याम जम्बू बनाता, बनाता जो वन के अग्रिम भाग है, जो वन प्रदेश है दसाड़ के, वो पके हुए जामुन के काले काले फलों से मिल जाएगा। मतलब काले काले पके हुए जामुन के फलों से युक्त हो जाएगा, ऐसा दशा। और चौथा विशेष बता दिए कि हंसा, कुछ ही दिन ठहरे हुए हंसों वाला दशहरा संपत्ति दशहरा प्रदेश हो जाएगा। ये 4 विशेषण हो गए दशहरा प्रदेश के। इस प्रकार दशहरा प्रदेश ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि पांडु छाया, पांडु छाया क्या मतलब है? पांडु छाया या समानता, पीली छाया है जिसकी, बहुब्रीहि समास। ठीक है। पांडु मन किसका है? सफेद होता है, हल्का पाउडर के कलर का। पांडु छाया कैसे है? केतकी सूची भिन्न है, खिले हुए केतकी पुष्पों के कारण जो दशहरा के बाग बगीचे हैं वो सफेद रंग के पांडु छाया वाले हो गए। और गृह बलि भुजाम, गृहेषु बलि भुंजन्ते ते, घर की बलि खाते हैं जो, गृह बलि भोजन तेसा उपतत्व समास है। तो गृह भुजाम में उपतत्व समास है। गृहेषु बलि भुंजन्ते, गृह बलि भोजन तेसा उपतत्व समास। गृह बलि भोज क्विप, गृह बलि भुजा में क्विप प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा क्विप प्रत्यय। संपत्स्यन्ते, संपत्त लिट प्रथम पुरुष बहुवचन है। समपत्त लिट प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। दशा 10 ऋण प्रति संधि है और गुण का है और अर प्रत्यय है। दशा में अर प्रत्यय है, वृद्धि संधि है और गुण का अपवाद है। यहाँ पर चैत्य ची प्लस यद प्रत्यय है, गली का चौराहा। अलंकार कौन सा है? का हो जाएगा जो दशहरा प्रदेश के उसके स्वभाव वर्णन है, उसके विशेषताओं वर्णन है, उसके उदाहरण भाव का वर्णन। ठीक है। तो इस पूरे श्लोक में दशहरा प्रदेश की विशेषता बताई गई। दशहरा प्रदेश कैसा हो जाएगा? मेघ के आने पर, वर्षा ऋतु के आने पर 3-4 प्रकार की विशेषताओं से तो हो जाएगा। ठीक है। और केतकी पुष्पकरण कैसा होता है? सफेद होता है। नीडा होता है, घोंसला होता है। बलि
उजा माने घर की बलि खाने वाले अर्थात कौवे, गृहबलि में कौवा होता है और ऊपर तत्पुरुष समास है। चैत माने गली या चौराहा होता है, तो यह करने में यह संधि है। परिणत फल माने पके हुए फलों का, किस फल के पके होने पर? श्याम जम्बू बनाता, काले काले जामुन के फलों से हो जाएगा। संपद से अंत हो जाएगा, बहुवचन। और कतिपय स्थायी हंसा दशहरा, दशहरा प्रदेश, ठीक है। तो दशहरा प्रदेश इन 4 प्रकार की विशेषताओं से युक्त हो जाएगा, इसमें बताया गया। आगे आइए। 25वां श्लोक है, भिक्षु उन दिशाओं में, उसी दिशा में, यानी दशहरा की दिशा में, प्रथित विदिशा राजधानी, एकाम भिक्षु उसी दिशाओं में, किसकी? दशहरा की दिशाओं में, प्रथित माने फैली हुई, विदिशा लक्षणा राजधानी, विदिशा नाम की राजधानी, यानी दशहरा की राजधानी क्या है? विदिशा। ठीक है, तो दशहरा की राजधानी विदिशा, ध्यान दीजिएगा। तो उसी दिशा में, प्रथित माने फैली हुई, विदिशा लक्षण, विदिशा नाम की राजधानी को आगे तुम जाना। तो दशहरा की राजधानी क्या है? विदिशा, ध्यान दीजिएगा। अब सद्य, सद्य शीघ्र, सद्य माने शीघ्र है, तुरंत। तुम शीघ्र जो वहां पर गत्वा माने जा करके अविकलम फलम, फल को, अब संपूर्ण फल, किसके फल को? कामुकत्वस्य, कामुक, कामुकता संपूर्ण फल को मैंने प्राप्त करोगे। मतलब उसी दिशा में आगे फैली हुई विदिशा नाम की राजधानी को गत्वा सद्य शीघ्र पहुंच करके कामुकता फलम अविकलम, कामुकता के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। तो मेघ कामुकता का संपूर्ण फल कहाँ प्राप्त होगा? विदिशा में। विदिशा किसकी राजधानी है? राजधानी, ठीक है। और तिरोपांत, तिरोपांत असनिध सुभगम, जिसके तीर माने किनारे के, उपांत माने समीप, जिसके किनारे के समीप में, असनिध सुभगम मधुर गर्जन के द्वारा, स्वादु यस्मात्, तुम जिसके मधुर जल का पान करोगे, ठीक है। पहले वहां पे जाना, वहां पे जो बेत्रवती नदी है उस तट के किनारे पर तुम खड़े हो जाना, वहां पे मधुर गंभीर गर्जना करना, ठीक है। अपनी प्रेयसी रूपी विद्या, सॉरी, बेत्रवती नदी को तो रिझाना, मनाना, ठीक है। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। तो तीर उपांत, तीर माने उसके किनारे, उपांत माने समीप में, अस्तनित सुभगम मधुर गर्जना करना, मंद मंद गर्जना करना, और उसके बाद यस्मात् स्वादु जलम पाससी, तुम जिसके स्वादिष्ट जल का पान आगे करोगे फिर। और बेत्रवत्यास चलो, यस्मात् स्वादु पय पाससी, जिसके स्वादिष्ट जल का तुम पान करोगे, पियोगे। और बेत्रवती नदी है कैसी? तो सभ्रुभंगम मुखम युक्त, भ्रूभंग युक्त नायकों के समान मुखों वाली, बेत्रवत्यास चनोर्मी, और चंचल तरंगों वाली बेत्रवती नदी के जल का तुम पान करोगे। तो सभ्रुभंगम मुखम युक्त बेत्रवत्यास चलोर्मी, बेत्रवती नदी के जल को, चलो चलायमान चंचल तरंगों वाली, चंचल लहरों वाली ऐसी बेत्रवती नदी के पय में जल को, और सभ्रुभंग मुखों में, भ्रूभंग नायिका के समान मुखों वाली, यस्मात् स्वादु पय पाससी, जिसके स्वादे जल का तुम पान करोगे। यहाँ पे बहुत मस्त क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है कि किस नदी की उपमा भ्रूभंग युक्त नायिका से दी गई है? तो किसकी दी गई है? बेत्रवती, ठीक है। तो बेत्रवती नदी की उपमा
भ्रू भंग एक नायिका से दी गई है। और सभ्रू भंगम मुखम में उत्प्रेक्षा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ मुख्यतः 3 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि विदिशा किसकी राजधानी है? दसार, या दसार की राजधानी क्या है? विदिशा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कामुकता का संपूर्ण फल, फलम अविकलम, संपूर्ण फल कहाँ मिलेगा? उस विदिशा में जाकर के, सत्य वहां विदिशा में जाकर। तो पहला राजधानी विदिशा, अम्बे को संपूर्ण कामुकता का फल कहाँ प्राप्त होगा? विदिशा में जाकर के। 2 क्वेश्चन। और तीसरा कि किस नदी का अपना भंग नायिका से दी गई है? तो बेत्रवती नदी। गंगा मुखम बेत्रवत्या सलोनी, ये पंक्ति याद कर लीजिए। ठीक है, पंक्ति पूछ सकता है किस नदी के वर्णन में आया हुआ है। तो सब गंगा मुखम बेत्रवत्या सलोनी, बेत्रवती नदी की उपमा भ्रूभंग नायिका से दी गई है। यहाँ उपमा नहीं बल्कि उत्प्रेक्षा है, संभावना किया गया। ठीक है, सब उत्प्रेक्षा है, संभावना किया गया है, ऐसे कल्पना किया तो उत्प्रेक्षा लगता है। ठीक है, तो अब देखो और क्या क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा। दसार की राजधानी क्या है? विदिशा। प्रथित विदिशा लक्षणाम, कौन सा समास है यहाँ पे? बहुब्रीहि समास है। प्रथितम विदिशा इति लक्षण यस्यासाताम, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राजधानी, राज्याम धानी ताम, सचित पुरुष है। राज्याम धानी राजधानी, सचित पुरुष समास है। और राजधानी ल्यूट और नीप, राजधानी में ल्यूट और नीप प्रत्यय, राजधा ल्यूट और नीप प्रत्यय, राजधानी बनेगा। और सचित पुरुष समास यहाँ पर। अविकलम नए बहुब्रीहि है। विगता कला यश तद विकलम, विगता कला यस्मात् बनेगा विकलम, बहुब्रीहि समास है। और न विकलम अविकलम, यहाँ पे नए बहुब्रीहि समास बन जाएगा। तो विकलम में बहुब्रीहि, अविकलम में नए बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, मुखम सभ्रूभंगम, भ्रूभंगम भ्रूभंगम सहित आ जाएगा सहितम बहुब्रीहि समास। तब भ्रूभंग में सचित पुरुष है और सभ्रूभंगम में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, भ्रूभंग सहितम सभ्रूभंगम बहुब्रीहि समास। तो सभ्रूभंगम में बहुब्रीहि समास है, ध्यान दीजिएगा। पेत्र प्लस मतु प्लस नीप, ये ध्यान दीजिएगा, प्रतिपत्य है। पेत्रवती का प्रतिपत्य क्या है? पेत्र मतु और नीप। चलो चंचल तरंग, चला उर्मयो यस तत्, चला उर्मयो यस तत् बहुब्रीहि समास है, चलोनी है। ठीक है, अब मेघ मुक्ता का संपूर्ण फल कहाँ प्राप्त होगा? विदिशा जाकर। ठीक है, और गंगा मुखम किस नदी उपमा भ्रूभंग नायिका से की गई है? तो बेत्रवती नदी की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। अब पूरे श्लोक में समासोक्ति अलंकार है। इतना देखा तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। और पूरे श्लोक में क्या है? मेघ पर नायक के व्यवहार का आरोप है और नदी पर नायिका के व्यवहार का आरोप है। इस प्रकार से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो सब गंगा मुखम में उत्प्रेक्षा है, पूरे श्लोक में समासोक्ति है। और जिस नदी की उपमा भ्रूभंग नायिका से दी गई है तो बेत्रवती नदी की गई है। और विदिशा किसकी राजधानी है? दशा राजधानी है। और मेघ को संपूर्ण कामुकता का फल कहाँ मिलेगा? तो विदिशा जाकर के मिलेगा। ठीक है, ये सब प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। और बाकी जो सब प्रतिपत्य है ये सब बहुत अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। ठीक है, कि किसमें क्या है। खास तौर से ये 2 चीजें हैं, ये 2, ठीक है, ये सब चीज। चलिए आगे चलते हैं। नीचे राखे, नीचे आखे, नीचे नामक गिरी माने पर्वत पर, अधिवसे तट, वहां तुम विश्राम कर लेना। तो विश्राम है तो विश्राम के लिए माने उस उज्जैनी में
नीचे राख्यम गिरिम अधिवसे, नीचे नामक पर्वत पर तो वहां पे ठहर जाना, विश्राम कर लेना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यक्ष मेघ से किस पर्वत पर विश्राम करने के लिए कह रहा है, तो नीचे नामक पर्वत पर। ठीक है, और नीचे राख्यम में बहुव्रीहि समास है, नीचे राख्यम, आख्यम में नाम होता है, तो नीचे नामक पर्वत पर, गिरि माने पर्वत पर, अधिवसे विश्राम कर लेना, तत्र माने उस दिशा में वहां पहुंच, विश्राम है तो विश्राम है, तो विश्राम के लिए यक्ष मेघ को कहाँ निवास कर, कहाँ आराम करने के लिए कह रहा है, कहाँ रुकने के लिए कह रहा है, तो नीचे नामक पर्वत। और तुम संपर्कार, तुम्हारे संपर्क से, मेघ के संपर्क में आने से, ठंडी हवाओं से, जल के बूंदों से, पुलकित मेघ अच्छा है, पुलकित हुआ था, प्रसन्नचित हुआ था, कदम भाई, और खिले हुए कदम वृक्षों से, कदम पुष्पों से युक्त है। नीचे पर्वत है क्या था, उसका विशेषता बता रहे हैं कि तुम्हारे संपर्क से जो नीचे पर्वत पुलकित प्रसन्नचित से, और पुष्प कदम भाई, खिले कदम पुष्पों से युक्त हो गया। ठीक है, और यह माने जो नीचे पर्वत पर स्त्री मतलब वेश्या, परिस्थितियों ने वेश्या, वेश्याओं के रति माने प्रेम के, परिमल उद्गार भी, परिमल माने सुगंध को, उद्गार भी माने उत्पन्न करने वाला, और ये उत्पन्न व्यवस्था को, उत्तमानी यवनानी प्रथयति, उत्पन्न व्यवस्था को जो प्रकट कर रहा है, दिखला रहा है, बता रहा है, शिला भी, शिला भी चट्टानों के द्वारा, मतलब रति परिमलोद्गार भी, मतलब वहां जो नीचे पर्वत की जो गुफाएं हैं, जो झुरमुटे हैं बनों के, वहां पे वहां के जो बनचरियां है, बनचर वधुएं हैं, अपने प्रियतमों के साथ वहां गुफाओं में रमण करती हैं, और से अपने शरीर पर सुगंधित द्रव्य पदार्थ लगाती हैं, तो जिससे वहां की उस पर्वत की चट्टानें, शिलाएं भी सुगंधित हो जाती हैं। इस प्रकार की शिलावेश में भी अपने शिलाओं द्वारा, सुगंधित शिला चट्टानों द्वारा, उद्दामानी यज्ञानी देवावस्था को प्रथयति प्रकट करने वाला, नागरिक युवकों के ग्रामीण युवकों के उत्कट व्यवस्था जो प्रकट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि सब नीचे नामक पर्वत की विशेषता बताई गई है कि नीचे नामक पर्वत है कैसा। ठीक है, तो कैसा है, सबसे पहला बताया गया कि तुम नीचे नामक पर्वत पर विश्राम कर लेना। दूसरा कि तुम्हारे संपर्क से जो पुलकित सा, प्रसन्नचित सा हो गया, खिल गया है, हरा हो गया है, और पुष्प कदम भाई, खिले हुए कदम वृक्षों से युक्त हो गया है। और यह माने जो पर स्त्री रति परिमलोद्गार भी, बंधाओं के प्रेम के सुगंध से, सुगंध को प्रकट करने वाला, नागरिक युवकों के यवनानी उत्पन्न भी अपने सुगंधित शिला चट्टानों द्वारा प्रथयति जो प्रकट कर रहा है, ऐसा। तो इसका सामान्य अर्थ है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न परीक्षा के लिए बच जाएगा। तो सबसे पहले नीचे राख्यम, नीचे राख्यम में कौन समास है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। नीचे में आख्या यश स तब बन जाएगा बहुब्रीहि समास, नीचे राख्यम। ठीक है, आगे आधिवसे, आधिवस विधि मध्यम पुरुष ये वचन रूप है। आधिवसे माने विश्राम करना या निवास करना। और पुष्पाणी है, खिलते पुष्पों वाला, तब प्रधानी पुष्पाणी सुतई है, बहुब्रीहि बनेगा। ठीक है, नीचे राख्यम में बहुब्रीहि है, पुष्प में क्या है, बहुब्रीहि है, आधिवसे विधि मध्यम पुरुष ये वचन रूप है।
ठीक है। और स्त्री माने क्या होता है, वेश्या होता है। पर्या स्त्री है, कंधार समझ बनेगा। कैसी स्त्री है, जो पर, ठीक है, जो पैसे पर खरीदी जाती बेची जाती है, वेश्याएं। नागर, नागर प्लस और कहते हैं नागरिक युवाओं के। प्रगति फैलाती, परंतु रिच लड़ पुरुष एक रूप है। यौवन में अर्थ करते हैं युवन प्लस अर्थ करते बनेगा यौवन। मेघ विश्राम कहाँ करेगा, तो नीचे नामक पर्वत पर करेगा विश्राम। अब पुलकिता में क्या है, प्रेक्षा अलंकार है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, नीचे राष्ट्र है, आदिवासी विधिली मध्य को सेवचन रूप है, और पुलकिता में उपेक्षा है। पुराण पुष्प कदम में खिले हुए कदम पुष्प वाला कौन है, आपका नीचे पर है। और स्त्री मनता वेश्या, नागर में अर्थ करते हैं, यवनानी में भी अर्थ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बाकी में तो ये सभी प्रौढ़ पुष्प में समास है। ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाए। आइए आगे चलते हैं। विश्राम, विश्राम कर लेने के पश्चात, यानी जब तुम वहां पर नीचे पड़े तो विश्राम कर लेना। विश्राम विश्राम कर लेने के बाद ब्रज माने आगे जाना, ब्रज लोट मध्यम वचन रूप है। ब्रज क्या है, लोट मध्यम वचन। विश्राम करने के बाद जब तुम आगे जाओगे, कहा वन नदी तीर जातानी सिंचन, वन नदी तीर जातानी सिंचन, वन की नदियों के किनारे भाग पर उत्पन्न हुए पुष्पों पौधों कलियों को सिंचते हुए आगे जाना। विश्रांत सन ब्रज, विश्राम करने के बाद तुम आगे जाना, तो आगे क्या करना, वन नदी तीर जातानी सिंचन, वन के किनारे भाग पर, दोनों तटों पर जो पुष्प इत्यादि होंगे, जो पौधे होंगे, कलियां होंगी, उनको सिंचते हुए आगे जाना। और उद्यान, वन की नदियों के किनारे पर जो स्थित उद्यान होंगे, पुष्पों जो उद्यान होंगे, उनको यूथिका जूही की कलियों के उद्यानों को, यूथिका मैंने जूही होता है, तो जूही की कलियों के उद्यानों को नव है अपने नवीन जल करों द्वारा, वर्षा की नवीन जल बूंदों द्वारा सिंचन, सिंचन माने आगे जाना। विश्राम कर लेने के पश्चात वन नदी जातानी, वन के किनारों पर स्थित उद्यानों को अपने नवीन जल बूंदों द्वारा, हम किसके उद्यान है, यूथिका जलदानी, जूही की कलियों के उद्यानों नव जल करेंगे अपने नवीन जल बूंदों द्वारा सिंचन, सिंचते हुए आगे जाना। क्लियर है। आगे उत्पन्न जो पसीना है, ठीक है, श्वेत माने क्या है, पसीना, अगन माने कपड़े, जो पसीना है धूप हुआ है, धूप होता है, तो अपने पर उत्पन्न पसीनों को बार बार पोंछने से भुजा क्लांत कुरुद्लामा, भुजा बार पोंछने के, भुजा माने प्रयास के, दुख से, कष्ट से, जो वहां की युवतियां हैं वो अपने कर्माने कानों में जो पुष्प धारती हुई है, भुजा क्लांत कर उत्पलाना, पसीनों को बार जाने से, पोंछने से उत्पन्न जो दुख है उससे, और कान अपने कम भागों में जो बनाती हुई है, ऐसी पुष्प खाना, पुष्प में लगी हुई, पुष्प लाने में ऊपर तक तो समास है, पुष्प लावी, तो पुष्प में लगी हुई मुखाना,
ऐसी युवतियों के मुखों छाया छाया देते हुए, उनको आराम पहुंचाते हुए क्षण और क्षण भर परिचित होते हुए ब्रज आगे जाना। ठीक है, यहाँ पर जो मालिन युवतियां हैं, जो पुष्प तोड़ने लगी हुई हैं, भूख से व्याकुल है, बेचैन है, बार बार पसीना पोंछ रही है, कष्ट में है, दुख में है, और बार बार पसीना पोंछने से और उनके कान के पास में जो कमल पुष्प रखी हुई है वो भी मुरझा गया है। तो ऐसी पुष्पलावी पुष्प तोड़ने लगी हुई मुखों वाली मालिन युवतियों को छाया दाना क्षण के लिए छाया देते हुए, उनको आराम पहुंचाते हुए, क्षण से परिचित होते हुए, उनसे थोड़ा सा श्रृंगार की वार्तालाप करते हुए ब्रज आगे चले जाना। ठीक है, समझ आया? यक्ष मेघ से कहता है कि विश्रांत सन, जब तुम रामगिरी पर्वत पर विश्राम कर लेना तो वन नदी तीर जातानी, वन की नदियों के किनारे भाग पर उत्पन्न उद्यान नाम उद्यानों युतिका जलखानी जूही की कलियों के उद्यान को नव जल अपने नवीन जल भूमि द्वारा सिंचन सींचते हुए ब्रज में आगे जाना। और गंध स्वेद उपनयन गण उत्पन्न जो पसीना अपने उसको बार में हटाने से, दूर करने से रुझा क्लान उसके कष्ट से जिनके कर्म हम लाभ हो गए हैं, ऐसे और जिनके कानों के जो कमल भाग हैं, जो कानों में कमल लगाए हैं बगल में, वो भी बुझा गया है। ऐसी विशेषताओं से युक्त पुष्पनावी पुष्प तोड़ने में लगी हुई के मुखों पर छाया छाया देते हुए, उनको आराम पहुंचाते हुए, क्षण परिचित होते हुए तुम आगे ब्रज माने चले जाना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकता है। सबसे ब्रज ब्रज का मध्यम पुरुषीय वचन रूप है। सिंचन सत्री प्रत्यय सींचते हुए, सिंचन में सत्री प्रत्यय है। नव नव जलकर में कंधान समास से नवीन जलकर, युतिका है चूहे की कली जूही, और गंध होता है कपोल, स्वेद होना पसीना, रुझान वाले क्या होता है दुख होता है, और कमल यानी मालिनियां अपने कण भाग में कौन सा पुष्प धारण हुई है? कमल पुष्प। पुष्प लावी पुष्प तोड़ने में लगी हुई कौन है? मालिन युवतियां। अब पुष्प लावी में उपतत्व समास है, तो युतिका में चूहे की कली हो जाएगा। पूजा माने होता है रुज अंग का पूजा दुख होता है, लोट रूप है, ब्रज धातु लोटा का रूप है। सिंचन सिंच प्लस संतृप्त है। पुष्प लावी पुष्प लू और निप, पुष्प लू और निप पुष्पलावी, पुष्पावि लुनंत इति पुष्पलावी उपतत्व समास है पुष्पलावी में। अलंकार है मेघ कामु द्वारा का आरोप होने से समास होती अलंकार है। ठीक है, तो मालिन युवतियों को छाया देगा, झपक देखेगा इस क्रिया नेत्रों से, तो मेघ में कामुक व्यवहार का आरोप होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार बन जाए। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाए। आगे आइए, यद्यपि भवतः प्रस्थित से उत्तरासाम, उत्तरासाम प्रस्थित उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए पंथा आपका मार्ग आपका रास्ता है, यद्यपि वक्र यद्यपि थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। जब तुम वहां से उत्तर दिशा में प्रस्थान करोगे तो वहां से तुम्हारा मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऊंची ऊंची सत्य मंजिलें भवनों वाली उज्जैनिया उज्जैनी मुख मास विमुख मत करें वक्र पंथा यद्यपि भवतः पश्चिम उत्तरासाम, वहां विदिशा से उत्तर दिशा में
जब तुम प्रस्थान करोगे, आगे जाओगे, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उज्जैनी के सौधों पर बड़े बड़े सप्त मंजिला भवनों के मुख प्रलय से विमुख माँ अष्टभू मत होना। और उज्जैनी में तमाम तरह की सब एक शहर सुना का बहुत प्रसिद्ध शहर था। तो उज्जैनी में शाम के समय वहाँ के छतों पर वहाँ के जो नायिकाएं हैं, जो सुंदरियां हैं, युवतियां हैं, अपने छतों पर भ्रमण करती है। तो अब वो क्या अत्यधिक सुंदर है, तो यक्ष में से कहता है कि शाम के समय तो भाई थोड़ा सब जगह जाना पड़ेगा अपने दिशा से, लेकिन उज्जैनी की जो सप्त मंजिला भवन वाले उज्जैनी है और उसके भवनों पर ऐसी सुंदर सुंदर युवतियां भ्रमण करती हैं, घूमती फिरती हैं, अपने प्रीतमों के साथ आलिंगनबद्ध रहती हैं, रमण करती हैं। तो इन सब चिन्हों से युक्त उस उज्जैनी के भवन को देखते हुए तुम जरूर जाना। ठीक है, तो कह रहे उज्जैनी के भवनों के प्रलय से विमुख तुम मत होना, जरूर जाना। और विद्युत ध्यान स्फुरित चकित पौरांगना नगर नागरिक वधुओं के पौर में होता है नगर, अंगना मन स्त्री युवती, नागरिक वधुओं के विद्युत ध्यान विद्युत चमकने के कारण स्फुरित चकित है, चंचल नेत्रों वाली, ठीक है, सुंदर और चंचल नेत्रों वाली, लोला चंचल नेत्रों वाली लोचनई है, उनके नेत्रों से यदि से तुमने भी भ्रमण नहीं किया, उन नेत्रों का आनंद नहीं लिया, तो वंचितो वसी, तो तुम्हारा आंख का होना व्यर्थ है, नेत्र से वंचित हो जाओ। मतलब जब वहां की सुंदरियां अपने छतों पर रहेंगी और मेघ जब बिजली से चमकेगा तो उनकी आंखें चौधिया जाएंगी, और इस प्रकार से चंचल नेत्र प्रांतों वाली युवतियों के नेत्रों में तुम देखना और काफी तुम्हें आनंद आएगा। ठीक है, कोई करें एवं पुनः देख लेते हैं कि प्रथित उत्तराशय वहां विदिशा से उत्तर दिशा में प्रस्थान करने पर भवती पंथा यद्यपि वक्र, भवतम आपका इसके लिए है कि आपका रास्ता यदि थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उज्जैनी के बड़े 7 मंजिलों भवनों के प्रलय से तुम विमुख मत होना। और विद्युत ध्यान स्फुरित चकित, बिजली चमकने को सुंदर और चमकदार वहां के जो पौरांगना नागरिक वधुएं हैं, लोग वाले चंचल नेत्र प्रांतों वाली है, और लोचनी है, लोचनी यदि नरम से उन नेत्रों में तुमने रमण नहीं किया, आंख से आंख नहीं मिला, नजर से नजर नहीं मिला, तो लोचनी वंचितो वसी, तुम्हारा नेत्र होना व्यर्थ है। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ है। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो वक्र पंथा कहाँ जाने पर उज्जैनी, सॉरी, कहाँ जाने पर मेघ का मार्ग हो जाएगा, उज्जैनी। ठीक है, यहाँ पर उज्जैनी जाने में मेघ का मार्ग खड़ा हो जाएगा, और इसलिए भले उज्जैनी मेघ के मार्ग में नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कालिदास कह रहे हैं कि तुमको उज्जैनी जरूर जाना चाहिए। तो रास्ता लंबा हो जाएगा, लेकिन तुम वहां पर जाना, वहां के सौंदर्य को देखते हुए फिर आगे बढ़ना। यह सिद्ध होता है कि कालिदास उज्जैनी जाने वाले थे, क्योंकि व्यक्ति जहाँ का रहने वाला होता है वहां उससे विशेष लगाव होता है। ठीक है, तो उज्जैनी जाने पर मेघ का माथा खड़ा हो जाएगा। और उद्यान विद्युत दान एकदम चमकती बिजली से युक्त, स्फुरित माने चमकीले, चकित माने चकित चंचल, नागरिक वधुओं के लोला चंचल प्रांतों में यदि नरम से ये तुमने रमन नहीं किया, उसका आनंद नहीं लिया, तो लोचने वंचितो वसी, तुम्हारा नेत्र होना व्यर्थ। ठीक है,
तो क्या होता है, नागरिक वधु है, ठीक है, हमारे यहाँ नागरिक वधु है, हमारे यहाँ पौराणिक। भवता किसके लिए है, आपका मेघ के लिए है। वक्र पंथा किसका विशेषण है, उज्जैनी विशेषण है, उज्जैनी का संकेत, ठीक है। एक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, वक्र पंथा किसके लिए है, उज्जैनी के लिए है। कहाँ जाने पर मेघ का मात्रा हो जाएगा, उज्जैनी जाने पर। लोलांगे चंचल कटाक्षों वाली, ठीक है। अंगना अंगना, अंगना मतलब बधू या रमणी। उत्तरा बहुब्री समास है, असर कम है। उत्तरा आशा, उत्तरा आशा काम, उत्तरा काम मैंने कहा उत्तर काम का समास है। और प्रणय में प्रण नी और अच प्रत्यय है। तो प्रणय में कौन सा, नी धातु और अच प्रत्यय है, प्रउपसर्ग है। विद्युत, विद्युत की प्रत्यय बहुत फेमस, विद्युत में की प्रत्यय ध्यान दीजिएगा। पूरे प्लस और प्रत्यय है पौर, माने सही। लोलांगे, लोला अपांगा या साम तय है, लोला अपांगा या साम तानी तय बहुवचन समास है। चंचल ने तो प्रांत वाली। रम से, रम तो लट मध्य पुरुष एवचन, रमण ये तुमने नहीं किया। अलंकार कौन सा है, परिकर। परिकर अलंकार क्या होता है, जहां किसी विशेषण का प्रयोग किसी विशेष अभिप्राय से किया जाता है, वहां परिकर अलंकार होता है। यहाँ पे परिकर अलंकार है क्योंकि लोला पांगे पद का प्रयोग विशेष अभिप्राय से किया गया, इसलिए यहाँ पे परिकर अलंकार है। और उज्जैनी क्या है, अवंती की राजधानी, राजधानी विदिशा और अवंती की राजधानी उज्जैनी। और उज्जैनी किस तट पर बसी है, शिप्रा नदी के पावन तट पर बसी है आपकी उज्जैनी, ठीक है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाए। आइए आगे चलते हैं। श्रेणी कांची बुराया विशेषण शुभगम दृष्टावनादे दो विशेषण निर्व्यंद्य पथि भव से निपटते स्त्रीराम आद्य प्रवचन विभ्रमो पेश। तीसरा इसी को पकड़ लीजिए, स्त्रीराम स्त्रियों का आद्यम प्रवचनम, जो पहला प्रेम वचन होता है, जो पहला प्रवचन होता है कि भाई वो आपसे प्रेम करती हैं, आपको चाहती हैं, तो कैसे बतलाएंगे, विभ्रमो ही प्रियेषु, प्रियतमों के प्रति विभ्रम प्रदर्शन, हाव भाव श्रृंगार चेष्टा, ठीक है। तो श्री राम आद्य प्रवचनम, स्त्रियों का जो पहला प्रेम वचन होता है क्या होता है, विभ्रम प्रदर्शन, हाव भाव श्रृंगार चेष्टा होता है। किसके प्रति, प्रियेषु प्रियतमों के प्रति। बार पास आएंगे, सामने आएंगे, उससे हंसेंगे मुस्कुराएंगे, बातें करेंगे, तरह तरह की एक्टिविटी करेंगे, उनके नजर में कुछ विशेष बनने का प्रयास करें, ये होता है श्रृंगार, हाव भाव श्रृंगार चेष्टा। तो स्त्रियों का पहला वचन क्या होता है, विभ्रम प्रदर्शन, हाव भाव श्रृंगार चेष्टा। विभ्रम चेष्टा, विभ्रम ने श्रृंगार या भाव भाव, ठीक है, श्रृंगार चेष्टा या हाव। तो निर्विंध्याया, और यह पंक्ति को पूछ देगा कि स्त्री नाम प्रवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, स्त्रियों का पहला प्रवचन क्या होता है, तो विभ्रम प्रदर्शन या हाव श्रृंगार चेष्टा होता है। और यह पंक्ति किसके लिए कथित है, तो निर्विंध्या नदी के लिए, ठीक है। और निर्विंध्या नदी है कैसे, ऊपर देखते हैं, बीच क्षोभ, बीच में तरंग, तरंगों से युक्त है, और अस्तमित माने ध्वनिमान है, श्रेणी पक्षियों के पंक्ति रूपी करधनी वाली है, कांची गुड़ाया। तो बेहद श्रेणी कांची गुड़ाया, पक्षियों के पंक्ति रूपी करधनी वाली या लड़ी वाली है, और बीची छो बसने
चंचल तरंगों से युक्त है शब्द वाली। ठीक है, तब पक्षियों के कलरवी पंक्ति से युक्त है। और देखिए यहाँ पे जो निर्विंध्या नदी है उस पर जो उसके ऊपर जो पक्षियां उड़ रही हैं, जो तरंगाई लहरें हो रही हैं, तो उस पक्षियों के पंक्ति का आरोप किया गया कि जिस प्रकार से कोई नायिका अपने कमर में क्या बांधते, कमर में कमरबंद कुछ कहते हैं, तो कमर में कमरबंद पहन करके और नायक के सामने इठलाते हुए बलखाते हुए उसको रिझाने के लिए चलती है, और उसमें जो घुंघरू बजा होता है छम छम का आवाज करता है, बजता है तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो नायिका रूपी निर्विंध्या नदी है वो क्या है, उसकी जो तरंगे हैं वो तरंगों से इठला रही, बलखा रही है, और उसके ऊपर जो सब पंक्षियां सब चल रही हैं, जो पक्षियों की पंक्ति बनी हुई है, और जो कमर ध्वनि है वो मानो उस कमर बंद का, उस हमको नाम नहीं याद आ रहा कि उसको क्या कहते हैं, तो उस कमर बंद का जो है वो घुंघरू है, जो उसका कलर ध्वनि है। ठीक जिस प्रकार से एक नायिका अपने कमर में कमरबंद पहन करके नायक के सामने पिछलाते हुए, बलखाते हुए, रिझाते हुए चलती है मटमच चाल में, उसी प्रकार से पक्षियों की करधनी रोटियां, करधनी कहते देखिए, जिस प्रकार नायिका अपने कमर में करधनी पहन करके और नायक के सामने इठलाते बलखाते हुए उसको रिझाने के लिए चलती है, उसी प्रकार से पक्षियों की करधनी रूपी लड़ी वाली जो निर्विंध्या नदी है अपने तरंगों से युक्त तरंगायित है, बलखा रही है, इठला रही है, और अस्तनित पक्षियों का जो ध्वनि है उसे वो मधुर आवाज भी कर रही है, और एक प्रकार से मेघ को निमंत्रित कर रही है कि आइए आप मेरा आस्वादन कीजिए, मेरा मुझसे श्रृंगार कीजिए, प्रेम कीजिए। और संसर पंक्तियां सरकती हुई आस्खलित शुभगम, आस्खलित शुभगम दर्शिता आवत नाभे, अपनी उस जलधारा में सरकती हुई भंवर रूपी नाभि दिखला रही। जिस प्रकार से नायिका अपने पल्लू को हटा करके अपनी नाभि को दिखला करके नायक को आकर्षित करती है, प्रेम के लिए आमंत्रित करती है, उसी प्रकार से जो निर्विंध्या नदी है अपनी जलधारा में सरकती हुई सुंदर सुंदर आवत नाभे दर्शित भंवर रूपी नाभि दिखला रही है, किसको, मेघ रूपी नायक को। ठीक है, तो ऐसे पथि माने तुम रास्ते में निर्विंध्या नदी के रसाभ्यंतर रथ में सन्निपत्य डूब करके भव, रसाभ्यंतर निर्विंध्या सन्निपत्य रसाभ्यंतर भव, निर्विंध्या नदी के तुम जल में रसाभ्यंतर होना, उसका आनंद लेना, उससे श्रृंगार को तुम उपभोग करना। यहाँ रसाभ्यंतर में श्लेष अलंकार है, रसाभ्यंतर में श्लेष है रस और जल, श्रृंगार पक्ष में उसका अर्थ है श्रृंगार रस और सामान्य अर्थ है जल। ठीक है, श्लेष अलंकार ही, क्योंकि स्त्री राम आद्यम प्रवचनम विभ्रमो प्रियेषु, स्त्रियों का अपने प्रीतमों के प्रति जो पहला प्रवचन होता है विभ्रम प्रदर्शन, हावभाव श्रृंगार चेष्टा ही होता है, तो वह नदी रूपी नायिका अपने इस प्रकार की हरकतों से अपनी भंवर रूपी नाभि दिखला करके और इस प्रकार से मधुमस्त चाल में चलती हुई इठला बलखा रही है, इस प्रकार तुमको आमंत्रित कर रही है अपने पास। तो पूरे पद में क्या है, समासोक्ति अलंकार है, नदी पर नायिका का आरोप है, मेघ पर नायक का आरोप है, समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। और जो पहली पंक्ति है पक्षियों की करधनी रूपी लड़ी वाली कौन है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, इस पहली पंक्ति में रूपक अलंकार है। और रसाभ्यंतर में श्लेष अलंकार है, दर्शिता रूपक भंवर पर नाभि का आरोप है, अपनी भंवर रूपी नाभि दिखला रही है,
रसाभ्यंतर में श्लेष है और पूरे पद में क्या है, समासोक्ति है। और यह जो है स्त्रियों का पहला वचन, ये जो ऐसा ऐसा होता है, यह स्तुति वाक्य है, तो आपका अर्थांतर न्यास अलंकार भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस पंक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार है, रसाभ्यंतर में श्लेष है, दस्तावत नागम रूपक है, व्यक्ति कांची व्यायाम में रूपक है, और समासोक्ति तो है। तो समासोक्ति, रूपक, श्लेष और अर्थांतर न्यास, ये सभी 4-5 अलंकार यहाँ पे घटित हो रहे एकदम स्पष्ट रूप से। संसर्ग पंक्तियां सरकती हुई, सम श्री सत्री नीप षष्ठी वचन, दर्शित नाभे, दर्शित आवत नाभि या तस्या, दिखाई जा रही है भवन रूपी नाभि किसके द्वारा, ऐसी तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। आवत नाभि, आवंत एवं नाभि, भंवरे भंवर पर नाभि का आरोप है, तो यहाँ पर रूपक कर्मधारय है। ठीक है, आवर्त एवं नाभि। निर्विंध्या गणित तत्व समास है, निर्विंध्यात निष्क्रांता, जो निर्विंध्या से निकली हुई है, निर्विंध्यायात निष्क्रांता तस्या निर्विंध्याया, गणित तत्व समास है निर्विंध्या में, ध्यान दीजिएगा। रथभ्यंतर, रथभ्यंतर बहुब्रीहि समास है, श्लेष अलंकार है। आद्यम, आदि प्लस यज्ञ करते हैं आद्यम। अलंकार देखिए, विचित छोप अस्त्र भेषणी कांची उड़ाया में रूपक है, दस्तक नाभे में रूपक है, रसाभ्यंतर में श्लेष है, रस और जल अर्थ है, और तीसरा माधव में रूपक अर्थांतर अलंकार है, और पूरे पद में समासोक्ति। इस प्रकार 5 अलंकार यहाँ पर हैं। ठीक है, रूपक, श्लेष, अर्थांतर न्यास और समासोक्ति, ये सभी 5 अलंकार यहाँ पर हैं। और खास तौर से कुछ भले मत याद करिएगा, लेकिन इसको जरूर याद करिएगा, खास तौर से यह वाला किस नदी के लिए आया है, निर्विंध्या नदी के लिए आया है। ठीक है, और यही पूछ सकता है किस नदी के लिए आया है, पक्षियों के कंधे रूपी लड़ी वाली कौन, निर्विंध्या नदी है, और कौन अपना भव रूपी नाभि दिखला रही है, यह भी पूछ सकता है, निर्विंध्या नदी। और स्त्रियों का प्रथम प्रवचन क्या होता है, श्रृंगार दृष्टा या हाव भाव विभ्रम प्रदर्शन, ये सभी प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण पूछे सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। भूत प्रतनु सलिला, ताम अतीतस्य सिंधु, ताम अतीतस्य, उससे उसको पार करके तुम जब आगे जाओगे, ताम यहाँ पर है निर्विंध्या नदी के लिए है, ताम माने निर्विंध्या नदी, निर्विंध्या नदी से जब तुम आगे जाओगे तो तुमको क्या मिलेगी, सिंधु नदी। सिंधु नदी में यहाँ पर्याप्त मतभेद है, लेकिन यहाँ पर सिंधु नदी निर्विंध्या नदी नहीं है, बल्कि अन्य कोई नदी है, तो यही अर्थ सही यहाँ पर बैठेगा। तो ताम अतीत से, जब तुम उस निर्विंध्या नदी को पार करके आगे जाओगे तो तुमको क्या मिलेगी, एक सिंधु नदी मिलेगी। और जो प्रतनु सलिला, थोड़ा बचा हुआ है जल जिसके अंदर, अपनी बेड़ी के समान, थोड़े जलों के कारण बेड़ी भूता, बेड़ी के समान हो गई है, ये बेड़ी के समान हो गई है, मतलब पतली जलधारा के कारण बेड़ी के समान प्रतीत होने वाली तुम सिंधु नदी को देखोगे। और पांडु छाया, पीली छाया वाली, तुम्हारे वियोग में बेचारे पीली पड़ गई है सीता जैसी। ठीक है, और सिंधु नदी ऐसी नदी है जो मेघ से एकदम स्वच्छ, एकदम क्या कहते हैं, एकदम सच्चा वाला प्रेम करती है। कि बेचारा मेघ उससे दूर है, लगभग 8-9 महीने बाद, साल भर बाद मिलन हो रहा है, तो साल भर बाद मेघ आया है, तो साल भर में सूख करके कांटा हो गई। और यदि किसी पत्नी का पति या प्रेमी उससे दूर है और पत्नी या प्रेम का एकदम खा पी के हरी भरी मस्त है, तो समझ लीजिए कि कुछ दांत में काला है, कहीं और सेटिंग चल रही है। तो एक पति या प्रेमी का सौभाग्य उसी में है जब उसके वियोग में उसकी प्रेमिका थोड़ी दुबली पतली हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पांडु छाया पीली छाया वाली हो गई है। अब नदी की पीली छाया में क्या संभावना किया गया है कि तट रुहत
रूह उत्पन्न सभी वृक्षों के पीले पत्तों के गिरने से जीर्ण पड़े है, जीर्ण शीर्ण पीले पत्तों के गिरने से रूह किनारे पर उगे हुए तरु जीर्ण पड़े है घसरे वृक्षों के जीर्ण शीर्ण पीले पत्तों के गिरने से पांडु छाया पीली छाया वाली हो गई है। ठीक है, और ऐसी जो नदी है विरहावस्थया अपनी विरहावस्था के द्वारा सुभग हे मेघ हे सौभाग्यशाली ते सौभाग्यम व्यंजयंती तुम्हारे सौभाग्य को प्रकट कर रही है। ये कह रहे हैं यहाँ मेघ को सौभाग्यशाली बताया गया है। क्यों? जो उसके वियोग में उसको जो नायिका है, जो प्रीतमा है, सिंधु है, वह एकदम से पीली पड़ गई है, एकदम दुबली पतली हो गई है और अपनी विरह द्वारा मेघ के इस प्रकार के स्वभाव को सूचित कर रही है कि मैं बस आप ही से प्रेम करती हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मेरा यह हाल हो गया है, आप मुझे छोड़ के न जाया करें। आगे कहता है यक्ष मेघ से कि कार्श्यम एन त्यजति एन विधिना जिस भी किसी उपाय से कार्श्यम त्यजति वह अपनी कृष्णता का त्याग करे, हरी भरी हो जाए, त्वयि उपाध्य वह सब उपाध्य त्वयि सब उपाध्य तुम्हारा वैसा उपाय किया जाना चाहिए। विधिना कार्श्यम त्यजति जिस किसी प्रकार से अपनी कृष्णता का परित्याग कर सके, वह भी हरी भरी और खुश हो जाए, स वह उपाय त्वयि उपाध्य तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। जब पत्नी या प्रेम का एकदम अच्छी प्रेम करने वाली हो, अच्छी प्रेम करने वाली हो, एकदम उसके प्रेम में किसी प्रकार का कोई दोष न हो, तो उसको खुश करना तो बनता है। वहीं यक्ष मेघ से कह रहा है कि एन विधिना जिस भी किसी प्रकार से अपनी कृष्णता दूर कर सके, त्वयि स उपाध्य तुम्हारे द्वारा वह उपाय किया जाना चाहिए, नहीं तो प्रेम का अनादर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी ऐसी है जो मेघ से एकदम निष्कपट प्रेम करने वाले, एकदम निश्चल प्रेम करने वाले। तब बेड़ी भूत प्रतनु सलिला, ये ध्यान दीजिएगा, किस नदी का विशेषण है? सिंधु नदी का विशेषण। और रूह तरु भ्रंश भी जीर्ण पड़ई है पांडु छाया, वृक्षों के जीर्ण पत्तों के गिरने से पीली छाया वाली हो गई है। जिस प्रकार से किसी स्त्री का पति प्रेमी उससे दूर उसका शरीर पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार से यह भी पीली पड़ गई है मेघ के वियोग में। तो इसलिए यहाँ पर मेघ को सुभग बने सौभाग्यशाली कहा गया है। और सौभाग्यम विरहावस्था व्यंजयंती, हे सुभग वह तेरे सौभाग्य को अपनी विरहावस्था द्वारा व्यंजयंती प्रकट कर रही है। तो एन विधिना जिस किसी प्रकार से कार्श्यम त्यजति वह अपनी कृष्णता का परित्याग कर सके, स वह उपाय कोई उपाध्य तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। तो बेड़ी भूत प्रतु सलिला निर्विद्या नदी विशेष, सॉरी सिंधु नदी के विशेष है, पांडु छाया बहुब्री समास है, और सुबह किसके लिए है? मेघ के लिए है, भाई सौभाग्यशाली है, उसके प्रेम का इतनी अच्छी है। ते मेघ के लिए आया है, अब विरहावस्था के द्वारा मेघ के सौभाग्य को कौन सूचित कर रही है? सिंधु नदी। कार्श्यम में स्यं प्रत्यय, किस प्लस स्यं बनेगा कार्श्यम। अब देखिए और क्या क्या बना, सुबह किसके लिए आया है? सौभाग्यशाली मेघ के लिए आया है। ठीक है, बेड़ू भूत में च्वी प्रत्यय है, बेड़ी च्वी भू कट, बेड़ी भूत पतनु सलिला किसका विशेषण है? सिंधु नदी विशेषण है, बहुब्री समास है। बेड़ी भूतम प्रतनु सलिला यस्यासा, ठीक है, बहुब्री समास है, सिंधु नदी का विशेषण है। पांडु छाया, पांडु छाया यस्यासा बहुब्री समास है यहाँ। ठीक है, जीर्ण पड़े, जीर्ण सिर्फ पत्तों वाली, जीर्णानी चरतानी पड़ानी तय, वो कम समास है। कैसा पत्ता है? जीर्ण पत्ता है, कम समास है।
सुभग, शुभनम भगम यस्य स शुभगा। तो शुभगा में क्या है, बहुब्रीहि समास है, जो शुभगा आया हुआ है। ठीक है, शोभनम भगम यस्य स, सुंदर भाग है जिसका, अर्थात में। सौभाग्य में सुभग प्लस से प्रत्यय है, सौभाग्य। विधिना, विधा की प्रत्यय तृतीय वचन होते हैं। विधिना में की प्रत्यय, अब की प्रत्यांश पुल्लिंग होते हैं। विधि, निधि, प्रविधि, उदधि, जलधि, सबकी प्रत्यांश है, सब के सब पुल्लिंग है और तृतीय वचन रूप है। ठीक है, व्यंजयंती, बी अंज ऋच सत्री नीप, वी अंज ऋच सत्री नीप, व्यंजयंती प्रकट करती हुई। उपपाद्य, उपपद ऋच और रेट प्रत्यय, उपाध्याय माने वह ऐसा उपाय तो करना। सिंधु एक सामान्य नदी है मल्लिनाथ के अनुसार। सिंधु मल्लिनाथ एक सामान्य नदी बताए हैं जो निर्विंध्या से अलग है। किताबों में कहेंगे निर्विंध्या को सिंधु ने लिखा दिया गया, लेकिन उससे अलग है। अलंकार यहाँ पे क्या समास तो है, मेघ पर नायक का और नदी पर नायिका का आरोप है। त्वयि उपपाद्य, त्वया एव उपपाद्य, ठीक है, त्वया प्लस एव प्लस उपाध्याय। तो उपाध्याय यहाँ पर यह बता देते गलती से, यह नगा वृद्धि और गुण संधि है। त्वया प्लस एव, त्वया और फिर अ प्लस ओ हो जाएगा, त्वया उपाध्याय। ठीक है, यहाँ पर गुण और वृद्धि संधि है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अपना क्लियर हो गया होगा, शायद बहुत ज्यादा समय हो गया पढ़ते हुए। तो इस प्रकार से हम सभी लोग 30 श्लोक तक का अध्ययन कर लें। ठीक है, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मेरे उत्तर में इतना ज्यादा पढ़ना क्या किया जाए, बहुत जल्दी जल्दी में शॉर्टकट में बता रहे हैं, केवल परीक्षा देने से फिर भी इतना लंबा चला जा रहा है। नहीं अच्छे से पढ़ाया जाए तो एक घंटा लग जाएगा। ठीक है, और एक दूसरी बात कि कभी भी आप लोग या कोई हमारा कोई कभी समाज की परवाह न कीजिए। आप यदि सही हैं तो सही रास्ते पर चलिए, अपना कर्म करिए, समाज भले आपको कुछ बोले उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कि जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसी दिन से आपने अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। और जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग लोग क्या कहेंगे, इसी डर में हम कितनी अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं। अब बाद में पता चलता है कि लोगों के पास, समाज के पास तो फुर्सत नहीं था हमारे बारे में सोचने के लिए, और हम इतने डर रहे थे। तो अच्छे काम करने के लिए कभी ना डरिए, आप अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए